तो ये रहा रिकैप बुक 2 फर्स्ट वग्गा का। आज हमारे पास जो स्रोत है वो मतलब सीधे इतिहास के पन्नों से निकल कर आया एक संवाद है। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा संवाद नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, एक यूनानी मूल का जिज्ञासु राजा और एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आमने सामने बैठे हैं और अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। ये हैं राजा मिलिंद और भदंत नागसेन, और उनके बीच हुई ये पूरी बातचीत मिलिंद पन्नो यानी मिलिंद के प्रश्न नाम के ग्रंथ में दर्ज है। और इसे आप बौद्ध दर्शन का एक स्ट्रेस टेस्ट भी कह सकती हैं। राजा मिलिंद कोई भोले भाले शिष्य नहीं है, वो एक बहुत ही तार्किक और शंकालु शासक है। हाँ, वो हर बात की तह तक जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो नागसेन के ज्ञान को हर कसौटी पर परखना चाहते हैं। इसलिए ये संवाद हमें सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि जवाब तक पहुंचने की प्रक्रिया भी दिखाता है, तर्क, उपमाएं और गहरी सोच के जरिए। तो हमारा मिशन है इन दार्शनिक पहेलियों को सुलझाना और देखना कि ये 2000 साल पुरानी बातें आज भी हमारे लिए कितनी प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। और शुरुआत होती है सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवाल से, पहचान। आप कौन हैं? राजा मिलिंद बहुत सीधे तरीके से शुरू करते हैं। वो पूछते हैं, भंते आपको किस नाम से जाना जाता है? और नागसेन जवाब देते हैं, महाराज मेरे साथी मुझे नागसेन कहकर बुलाते हैं। लेकिन फिर वो एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। हाँ, वो कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाम है, एक पहचान है। असल में देखा जाए तो यहाँ कोई व्यक्ति या पुद्गल जैसी चीज मौजूद ही नहीं है। और यहीं पे राजा चौंक जाते हैं। मतलब ये जवाब किसी भी सामान्य व्यक्ति को हैरान कर देगा। बिल्कुल, राजा का तर्क बहुत स्वाभाविक है। वो कहते हैं, एक मिनट, अगर कोई व्यक्ति है ही नहीं तो ये कपड़े कौन पहनता है, भोजन कौन करता है, नियमों का पालन और ध्यान कौन कर रहा है? हाँ, और अगर कोई नागसेन है ही नहीं तो फिर अच्छे बुरे कर्मों का फल किसे मिलेगा? इसका मतलब तो हुआ कि न कोई पुण्य है न पाप। ये तो एक तरह से पूरी नैतिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया राजा ने। वो नागसेन को उनके ही तर्क में फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो नागसेन के शरीर के एक एक हिस्से का नाम लेते हैं। बाल, नाखून, दांत, हड्डियां, यहाँ तक कि मन के अलग अलग हिस्से जिन्हें 5 स्कंद कहते हैं, जैसे रूप, वेदना, संज्ञा। और हर बार पूछते हैं, क्या ये नागसेन है? और नागसेन हर बार शांति से कहते हैं, नहीं महाराज। यहाँ पर नागसेन का जवाब देने का तरीका अद्भुत है। वो राजा के तर्क का सीधा जवाब देने के बजाय पासा ही पलट देते हैं। वो राजा से ही एक सवाल पूछ लेते हैं, एक बहुत ही सरल सवाल, महाराज आप महल से यहाँ तक कैसे आए, पैदल या किसी सवारी से? राजा गर्व से कहते हैं, मैं पैदल नहीं चलता, मैं रथ से आया हूँ। और बस यही नागसेन को अपना मौका मिल जाता है। हाँ, वो ठीक वही करते हैं जो राजा ने उनके शरीर के साथ किया था। वो रथ को टुकड़ों में तोड़ना शुरू करते हैं। वो पूछते हैं, महाराज क्या रथ की धुरी ही रथ है? राजा कहते नहीं। क्या पहिए रथ है? नहीं। क्या लगाम या चाबुक या रथ का ढांचा रथ है? राजा हर बार नहीं में जवाब देते हैं। तब नागसेन कहते हैं, तो फिर रथ कहाँ है? आप कह रहे हैं कि आप रथ से आए, लेकिन इन हिस्सों में से कोई भी रथ नहीं है। और इन हिस्सों के अलावा भी कोई रथ नहीं है, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? और इस तरह राजा अपने ही तर्क में फंस जाते हैं। तब नागसेन समझाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, महाराज जैसे धुरी, पहिए, ढांचे और लगाम के सही संयोजन को एक व्यवहारिक नाम रथ दे दिया जाता है, उसी तरह इन 5 स्कंधों के समूह को एक व्यवहारिक नाम नागसेन दे दिया गया है। मतलब असल में परमार्थ रूप से कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है। बिल्कुल। वाह, तो मैं कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक संयोजन है। ये कमाल की बात है, क्योंकि आज भी साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में यही बहस चलती है। सही बात है कि क्या मैं कोई एक ठोस चीज है या बस हमारे दिमाग में चल रही एक कहानी जो इन सारे अनुभवों को जोड़ती है। और नागसेन 2000 साल पहले ही कह रहे थे कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक लेबल है। हाँ, और इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि अगर मैं कोई स्थायी चीज नहीं है तो हम बदल सकते हैं। हम अपनी आदतों, अपनी सोच, अपने दुखों से चिपके रहने के लिए मजबूर नहीं है। जैसे रथ के पुर्जे बदले जा सकते हैं, वैसे ही हम भी खुद को बदल सकते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। लेकिन इतनी गहरी चर्चा शुरू करने से पहले वो दोनों एक बहुत ही दिलचस्प समझौता करते हैं। हाँ, नागसेन पूछते हैं, महाराज आप इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक राजा की तरह या एक विद्वान की तरह? ये सवाल आज के दौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नागसेन 2 तरह की बहस का वर्णन करती हैं। एक होती है राजा की चर्चा। इसमें राजा अपनी बात रखता है और अगर कोई उससे असहमत होता है तो
तो राजा अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे सजा देता है। यहाँ लक्ष्य अपनी बात मनवाना है, सच खोजना नहीं। जो हमें आजकल सोशल मीडिया डिबेट्स में खूब देखने को मिलता है। लोग जीतने के लिए बहस करते हैं, समझने के लिए नहीं। ठीक कहा। और दूसरी है विद्वानों की चर्चा। इसमें किसी भी विषय को खोला जा सकता है, उसे सुलझाया जा सकता है, उसका खंडन किया जा सकता है और उसे फिर से स्थापित भी किया जा सकता है। हाँ, इसमें विचारों का टकराव होता है, अहंकार का नहीं। बहस के दौरान गुस्सा या नाराजगी नहीं होती। लक्ष्य एक साथ मिलकर सत्य के करीब पहुंचना होता है। और राजा मिलिंद बुद्धिमानी से एक विद्वान की तरह चर्चा करना चुनते हैं। ये इस पूरी बातचीत के लिए एक स्वस्थ माहौल तैयार कर देता है। सही बात है। ठीक है, तो जमीन तैयार है, नियम तय हो चुके हैं। अब राजा अपने असली सवालों पर आते हैं। अगर मैं एक भ्रम है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? हाँ, यह अगला लॉजिकल सवाल है। राजा पूछते हैं, क्या हर कोई मरने के बाद फिर से जन्म लेता है? और नागसेन का जवाब बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं, महाराज, जो क्लेशों यानी मानसिक अशुद्धियों जैसे लालच, घृणा और अज्ञान के साथ मरता है, उसका पुनर्जन्म होता है। जो इन क्लेशों से मुक्त होकर मरता है, उसका नहीं होता। हाँ, और जब राजा उनसे पूछते हैं कि क्या उनका पुनर्जन्म होगा, तो नागसेन का जवाब मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कहा अगर मुझ में उपादान यानी आसक्ति बची रहेगी तो होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। ये एक बहुत ही व्यावहारिक जवाब है। ये कोई भाग्य या भविष्यवाणी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से मन की अवस्था पर निर्भर करता है। ये जिम्मेदारी वापस व्यक्ति पर डाल देता है। ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो अगर इन क्लेशों को काटना ही लक्ष्य है तो उसके लिए सही उपकरण क्या है? और इसी से जुड़ा राजा का अगला सवाल है। मनसिकार और प्रज्ञा, पन्या एक ही चीज है? ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे नागसेन एक बेहतरीन उदाहरण से समझाती हैं। वो कहती हैं, नहीं महाराज, ये अलग है। अच्छा। वो कहती हैं कि मनसिकार यानी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तो बकरियों, भेड़ों और ऊंटों में भी होती है। हाँ, वो भी अपने चारे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनमें प्रज्ञा यानी विवेक या सही समझ नहीं होती। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? नागसेन यहाँ जौ काटने वाले किसान का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो कहती हैं, जैसे किसान अपने बाएं हाथ से जौ के पूले को कसकर पकड़ता है और दाहिने हाथ में हंसिया लेकर उसे काटता है, उसी तरह एक योगी मनसिकार से अपने चित्त को पकड़ता है और प्रज्ञा से क्लेशों को काटता है। ये उपमा शानदार है। मनसिकार यानी ध्यान, वो एकाग्रता है जो मन को भटकने से रोकती है, उसे एक जगह पकड़ कर रखती है। लेकिन सिर्फ पकड़े रखना काफी नहीं है। सही बात है। सही बात है। काटने का, विश्लेषण करने का, सच को भेद कर देखने का काम प्रज्ञा करती है। एक टॉर्च की तरह है। मनस्कार टॉर्च के बीम को एक जगह स्थिर रखना है और प्रज्ञा उस रोशनी में चीजों को साफ साफ देखना है कि वो असल में क्या है। ठीक है, तो अगर प्रज्ञा वो हंसिया है जो अज्ञान को काटती है, तो इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए पूरे टूल किट में और क्या-क्या है? और यहीं पर राजा मिलिंद उन कुशल धर्मों यानी सद्गुणों के बारे में पूछते हैं जो मुक्ति के लिए जरूरी हैं। और हमने इन सभी पीएम सवालों को विस्तार से कवर किया है। हाँ, और नागसेन 5 मुख्य गुणों की एक लिस्ट देती हैं: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। लेकिन ये सिर्फ एक सूखी लिस्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नागसेन हर गुण को समझाने के लिए जो उपमाएं देती हैं वो अविश्वसनीय रूप से यादगार और व्यवहारिक हैं। चलिए पहले गुण श्रद्धा से शुरू करते हैं। हम अक्सर श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और है। बिल्कुल। बिल्कुल। नागसेन श्रद्धा के 2 लक्षण बताती हैं। पहला है मन को निर्मल करना, उसे शांत करना। और इसकी उपमा बहुत सुंदर है। हाँ, वो कहती हैं जैसे किसी राजा का कोई सेवक गंदे कीचड़ वाले पानी में एक जल निर्मल करने वाली मणि डाल दे तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ हो जाता है। वाह! वैसे ही श्रद्धा मन में उठने वाली 5 बाधाओं जैसे शक, बेचैनी, नफरत को शांत कर देती है, जिससे मन निर्मल और एकाग्रता के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा लक्षण तो और भी ज्यादा सक्रिय है, वो है आगे छलांग लगाना। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा है और बाढ़ आई हुई है,
वो दूसरों को हिम्मत से नदी पार करते हुए देखता है और उससे प्रेरित होकर बिना किसी झिझक के खुद भी पार करने के लिए छलांग लगा देता है। ये है श्रद्धा। ये निष्क्रिय विश्वास नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रेरणा है। ठीक कहा, ये वो भरोसा है जो आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। जैसे जिम जाने से पहले ये भरोसा कि मेहनत करने से सेहत सुधरेगी। बिना इस शुरुआती भरोसे के कोई यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ भरोसा काफी नहीं है। बिल्कुल, यहीं पर दूसरा गुण वीर्य यानी प्रयास या ऊर्जा काम आता है। वीर्य का लक्षण है सहारा देना। हाँ, नागसेन कहती हैं कि जैसे कोई पुराना घर गिरने वाला हो और कोई व्यक्ति एक मजबूत खंभा लगाकर उसे सहारा दे दे, वैसे ही वीर्य बाकी सभी अच्छे गुणों को सहारा देता है, उन्हें गिरने या कमजोर पड़ने से बचाता है। तो श्रद्धा आपको शुरुआत करने की प्रेरणा देती है और वीर्य आपको रास्ते पर बनाए रखता है, खासकर जब मुश्किल हो। बिल्कुल, ये वो दृढ़ता है। गाड़ी में फ्यूल तो है, लेकिन इंजन में पावर नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सही बात है। अब आते हैं तीसरे गुण पर, जो आजकल बहुत लोकप्रिय शब्द बन गया है, स्मृति यानी सती या माइंडफुलनेस। हाँ, इसके भी दो काम बताए गए हैं। पहला है याद रखना या बहने न देना। और इसकी उपमा एक राजा के खजांची से दी गई है। हाँ, जैसे राजा का खजांची हर रोज राजा को उसकी विशाल संपत्ति की याद दिलाता है। आपके पास इतने हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, हाँ। ताकि राजा भूले नहीं। उसी तरह स्मृति हमें लगातार याद दिलाती है कि कौन से विचार और कर्म कुशल हैं और कौन से अकुशल। ये एक तरह की मेंटल इन्वेंटरी है। बिल्कुल। और इसका दूसरा लक्षण है जांचना या उठाना। अच्छा। जैसे राजा का एक बुद्धिमान सलाहकार होता है जो जानता है कि राजा के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। हाँ, और वो उसी हिसाब से सलाह देता है। हाँ, स्मृति भी यही काम करती है। वो सिर्फ याद नहीं रखती, बल्कि बुद्धिमानी से चुनती है कि किन गुणों को अपनाना है और किन को छोड़ना है। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। स्मृति ही वो आवाज है जो हमें याद दिलाती है, अरे ये तो टाइम वेस्ट है, ये अहितकर है, मुझे वो जरूरी काम करना था जो हितकर है। ठीक है, तो हमारे पास श्रद्धा, प्रेरणा, वीर्य, प्रयास और स्मृति, जागरूकता है। चौथा गुण है समाधि यानी एकाग्रता। समाधि का मुख्य लक्षण है प्रमुख होना यानी नेतृत्व करना। नागसेन कहती हैं कि सभी कुशल धर्मों का नेतृत्व समाधि ही करती है। जैसे युद्ध के मैदान में राजा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। बिल्कुल, जैसे युद्ध के मैदान में राजा की चतुरंगिनी सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक होती हैं, लेकिन उन सबका केंद्र और नेता राजा ही होता है। वैसे ही श्रद्धा, वीर्य, स्मृति जैसे सभी गुण समाधि की ओर ही उन्मुख होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक फोकस्ड दिमाग के बिना बाकी सारे गुण बिखरे रहते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। समाधि उन सभी गुणों की ऊर्जा को एक दिशा में ले जाती है, उसे एक लेजर बीम की तरह बना देती है। और इस लिस्ट में पांचवा और आखिरी गुण है प्रज्ञा यानी ज्ञान, जिसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हाँ, इसका एक लक्षण काटना तो है ही, लेकिन नागसेन एक और लक्षण बताती हैं, प्रकाशित करना। जैसे अंधेरे में दीपक जलाना। बिल्कुल, जैसे कोई व्यक्ति एक अंधेरे बंद घर में दीपक लेकर आए तो अंधकार तुरंत मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। चीजें जैसी हैं वैसी ही साफ साफ दिखने लगती हैं। प्रज्ञा ठीक यही करती है। हाँ, वो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करती है, जिससे हमें चार आर्य सत्य और वास्तविकता का सही स्वरूप साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो ये पांचों गुण एक दूसरे पर निर्भर हैं। श्रद्धा से शुरुआत होती है, वीर्य उसे कायम रखता है, स्मृति दिशा देती है, समाधि मन को केंद्रित करती है और तब प्रज्ञा उस केंद्रित मन से सच्चाई को देख पाती है। बिल्कुल सही। ये एक पूरी प्रक्रिया है, कोई चेकलिस्ट नहीं। और इसी से इस अध्याय का आखिरी सवाल जुड़ा है। राजा पूछते हैं, क्या ये सभी अलग अलग गुण मिलकर एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ, क्या ये 5 अलग अलग रास्ते हैं या एक ही रास्ते के 5 हिस्से? और नागसेन कहते हैं, हाँ महाराज, ये सब मिलकर एक ही काम करते हैं, क्लेशों को नष्ट करना। और इसकी उपमा भी वे सेना से ही देती हैं। वो कहती हैं जैसे एक सेना में अलग अलग टुकड़ियां होती हैं, हाथी सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और पैदल सैनिक। इन सब के काम अलग अलग दिखते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में उन सब का एक ही साझा लक्ष्य होता है, दुश्मन को हराना। बिल्कुल।
उसी तरह ये पांचों गुण मिलकर हमारे मन के दुश्मन यानी क्लेशों को हराते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पहले अध्याय में ही हमने मैं कौन हूं जैसे बुनियादी सवाल से लेकर एक शांत, केंद्रित और गुणी मन को विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों तक की एक अविश्वसनीय यात्रा की। हाँ, राजा मिलिंद भी इस बातचीत से बहुत प्रभावित हुए थे। इतने प्रभावित कि अंत में उन्होंने कहा, अद्भुत नागसेन, आश्चर्यजनक। अगर आज बुद्ध यहाँ होते तो वे आपकी प्रशंसा करते। और मेरे हिसाब से इस संवाद की असली खूबी नागसेन के प्रभावी संचार में है। वो सिर्फ सूखे और अमूर्त जवाब नहीं देती, वो गहरे सत्यों को सुलभ बनाने के लिए रथ, किसान, राजा की सेना, हाँ, और पानी साफ करने वाली मणि जैसी जीवंत और भरोसेमंद उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो राजा से उनकी ही भाषा में बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। नागसेन का असली कमाल शायद उनके जवाबों में उतना नहीं था जितना उनके तरीके में था। उन्होंने राजा से वहीं मुलाकात की जहां राजा थे, उनकी दुनिया में, उनकी उपमाओं के साथ। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में जटिल विचारों को बेहतर ढंग से समझने और समझाने में कितनी बार इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति की भाषा, उनकी उपमाओं का उपयोग नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, और ये गहन शोध और समझ जिसकी हमने आज चर्चा की है, वो दिव्यांग खत्री के व्यापक कार्य और शोध के कारण ही संभव हो पाया है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस तक जल्दी पहुंचने के लिए आप हेल्दी वीडियोस पाने के लिए हमारी चैनल मेंबरशिप में भी शामिल हो सकते हैं। अगली बार मिलते हैं।